हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरज स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, जिसे हिंदी में तुलनात्मक राजनीतिक प्रणाली कहते हैं। तो आज की ये वीडियो एनईपी के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपको आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। इट डजेंट मैटर आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो या फिर ऑनर्स के स्टूडेंट हो, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा वही सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज की ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही कंटेंट को प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने एग्जाम पैटर्न की तरफ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है आपके एग्जाम का। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर है ये टोटल आपका 90 नंबर का होने वाला है, जिसे करने के लिए आपको टोटल 3 घंटे दिए जाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कोई से भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और सभी क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के रहने वाले हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन पेपर को या तो आप हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर इंग्लिश में, किसी भी एक लैंग्वेज में आप ये पूरा पेपर कर सकते हो। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिलते रहती है। तो इसका लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। तो एग्जाम पैटर्न को समझने के बाद चलिए बात करते हैं इसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आपको इसके सब्जेक्ट के नाम से ही पता चल रहा है, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि इसके अंदर बेसिकली आपको अलग अलग देशों के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको कंपेयर करने को मिलेगा, यानी कि उनकी राजनीतिक प्रणालियों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। और इस सब्जेक्ट के अंदर आपको किन किन देशों की राजनीतिक प्रणाली यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम को जानने को मिलेगा, तो वो हैं ब्रिटेन, अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, चाइना और साउथ अफ्रीका और इज़राइल। तो इन्हीं देशों के जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा इस सब्जेक्ट के अंदर। तो ये था आपका सिलेबस। तो चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अपने यूनिट बाय यूनिट, हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की तरफ, जिसका नाम है ब्रिटेन, यानी कि आपको इसके अंदर ब्रिटेन के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इसमें बेसिकली हमें यही बताना है कि ब्रिटेन के अंदर जो इलेक्टोरल सिस्टम है, यानी कि जो उनकी चुनावी प्रणाली है, जो कि है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो इनकी ये जो चुनावी प्रणाली है ये किस तरीके से वहाँ की संसदीय लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि वहाँ के जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ब्रिटेन की, उसको ये रिप्रेजेंट करती है, इसके बारे में हमें बताना है। यानी कि बेसिकली हमें यही बताना है कि आखिर ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है, 10 के संसद पर, संसदीय लोकतंत्र पर इसका क्या प्रभाव है, क्या इम्पैक्ट है, इसके बारे में हमें बताना है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि ब्रिटेन के अंदर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चुनावी प्रणाली लागू है। तो इस सिस्टम के अंदर जिस उम्मीदवार को, यानी कि जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसी को विजेता घोषित किया जाता है, अब भले ही उसको कुल वोटों का पूर्ण बहुमत मिले या ना मिले। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो फॉर एग्जांपल, अगर किसी एरिया के अंदर इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन के अंदर 3 मेन कैंडिडेट खड़े हुए, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी और कैंडिडेट सी, और टोटल जो वोट है वो 100 है। तो मान लो कैंडिडेट ए को 25 वोट मिले, कैंडिडेट बी को 35 वोट मिले और कैंडिडेट सी को 40 वोट मिले। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो किसी को भी मेजोरिटी वोट नहीं मिले हैं। मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत, यानी कि किसी भी कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिले हैं। लेकिन अगर आप देखो जो सी कैंडिडेट है उसको बाकियों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। तो ऐसे में इस सिस्टम के अंदर जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसी को विजेता यानी कि विनर घोषित कर दिया जाता है। तो इसी इलेक्शन सिस्टम को कहा जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले तो वही विजेता है, भले वो मेजोरिटी को पार करे या ना करे। और यही पॉलिटिकल सिस्टम जो है ब्रिटेन के अंदर लागू है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या भारत में भी ये सिस्टम लागू है, और अगर लागू है तो किन किन इलेक्शंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आप मुझे कमेंट में बताइए।
सो आई होप अब आपको ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो सिस्टम है, ये जो इलेक्टोरल सिस्टम है, ये ब्रिटेन की संसदीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है और इसका प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलों और लोकतंत्र पर गहरा प्रभाव डालता है। तो ये तो हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बात की। तो चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं इस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अर्थ के बारे में, यानी कि इसके मीनिंग के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर, यानी कि इस चुनावी प्रणाली के अंदर देश को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और हर एक एरिया से, हर एक क्षेत्र से एक लीडर यानी कि एक कैंडिडेट को चुना जाता है जो कि चुनाव में भाग लेता है। और इन सभी उम्मीदवारों में से, इन सभी कैंडिडेट्स में से जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही चुनाव को जीतता है। तो इस सिस्टम के अंदर केवल सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिले हैं उसी को इम्पोर्टेंस दी जाती है, ना कि परसेंटेज को। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कि ब्रिटेन की संसदीय लोकतंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटेन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में। यानी कि इस इलेक्शन सिस्टम से जो ब्रिटेन की संसदीय लोकतंत्र है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका पहला प्रभाव ये पड़ता है कि इससे जो सरकार होती है वो मजबूत और स्थिर बनती है। यानी कि इस सिस्टम की वजह से यहाँ पर जो सरकारें बनती है वो स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस सिस्टम के अंदर आमतौर पर बड़े राजनीतिक दलों को ही लाभ देती है ये सिस्टम, जिसकी वजह से इससे किसी एक राजनीतिक दल को संसद के अंदर स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, जिससे कि जो सरकार होती है वो स्टेबल बनना आसान हो जाता है। क्योंकि ये सिस्टम आमतौर पर बड़े राजनीतिक दलों को लाभ देता है और इससे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी आसानी से मिल जाती है, जिससे कि स्थिर सरकार को बनाना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। और यही रीज़न है कि जिसकी वजह से ब्रिटेन के अंदर लंबे समय तक कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी को इसका लाभ मिलता रहा। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, जिस भी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसी को सरकार बनाई जाती है, उसी की सरकार बनती है। तो ऐसे में जो बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उसको इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और वो अपनी गवर्नमेंट को ईजिली बना पाते हैं। और यही रीज़न है कि ब्रिटेन के अंदर दो ही ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन के अंदर ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है ये ब्रिटेन के अंदर गवर्नमेंट को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। लेकिन इस चुनावी प्रणाली का जो दूसरा इफेक्ट है वो हमें ये देखने को मिलता है कि इसकी वजह से छोटे राजनीतिक दलों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है। यानी कि ये जो सिस्टम है ये छोटे राजनीतिक दलों को नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है इस सिस्टम के अंदर छोटे पॉलिटिकल पार्टीज़ को उतनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाती है। क्योंकि कई बार पूरे देश में अच्छा वोट प्रतिशत तो उन्हें मिल जाता है कई बार, लेकिन उनको पार्लियामेंट के अंदर बहुत ही कम सीटें मिलती है, जिसकी वजह से उनका पार्लियामेंट के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं बन पाता। इसीलिए ये जो चुनावी सिस्टम है ये ब्रिटेन के अंदर बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही लाभ देती है। तो ये हमें इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो इसका तीसरा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है कि इस प्रणाली की वजह से ब्रिटेन के अंदर द्विदलीय प्रणाली को बढ़ावा मिलता है। यानी कि ये जो सिस्टम है, ये जो इलेक्टोरल सिस्टम है, ये बेसिकली टू पार्टी सिस्टम को प्रमोट करता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये चुनावी प्रणाली दो बड़े दलों को, यानी कि दो पॉलिटिकल पार्टीज को ही मजबूत बनाती है। और इसी रीज़न की वजह से ब्रिटेन के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, ये दो पॉलिटिकल पार्टीज का हमें इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से छोटे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नेशनल लेवल पर सफलता प्राप्त करना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। और यही रीज़न है कि जिसकी वजह से ब्रिटेन के अंदर हमें दो दलीय राजनीति अधिक मजबूत दिखाई देती है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन के अंदर ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है ये बेसिकली स्थानीय प्रतिनिधित्व को भी महत्व देता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस सिस्टम के अंदर हर एक एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि को चुना जाता है और इसकी वजह से हमें उस रिप्रेजेंटेटिव और जनता के बीच में डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन और संबंध देखने को मिलता है, जिससे कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने एरिया की प्रॉब्लम्स को संसद के अंदर उठा पाएगा। तो इससे होता क्या है, इससे स्थानीय स्तर की जो समस्याएं होती है उसको संसद में पहुंचने का एक मौका मिलता है। क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये अपने एरिया की प्रॉब्लम्स को संसद के अंदर उठाते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है ये बेसिकली स्थानीय प्रतिनिधित्व को भी इम्पोर्टेंस देता है। इसके बाद चलिए बात करते हैं इसके अगले इम्पैक्ट के बारे में, जो कि है अल्पसंख्यक मतों की अनदेखी। यानी कि ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है ये माइनॉरिटी जो वोटर्स हैं जिनको कम वोट मिले हैं तो उनके वोट्स को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता, उसको नेगलेक्ट करता है।
क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस सिस्टम के अंदर जो हारने वाले कैंडिडेट्स होते हैं, उनके जो वोट होते हैं वो व्यर्थ हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि जीतने वाले कैंडिडेट के ही वोट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। एंड इससे जो वोटर्स होते हैं उनको ये लगता है कि उनके वोट की कोई वैल्यू ही नहीं है, और इससे प्रतिनिधित्व में असमानता की भावना उत्पन्न होती है। तो ये सभी हमने बात की फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के इम्पैक्ट के बारे में, जो कि हमें ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर देखने को मिलता है। एंड मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके से अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आखिर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, तो उसके अंदर भी आप यही सब पॉइंट लिख सकते हो कि इसके अंदर स्थिर यानी कि स्टेबल गवर्नमेंट बनती है। इसके अलावा ये जो चुनावी प्रणाली होती है ये काफ़ी ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड होती है, क्योंकि ये लोगों को ईजी समझ में आ जाती है कि भाई जिस वोटर को, जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वही जीता है। तो ऐसे में लोग आसानी से इस सिस्टम को समझ पाते हैं। और इसके अलावा ये जो सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये स्थानीय प्रतिनिधित्व को भी मजबूत बनाता है, यानी कि ये लोकल रिप्रेजेंटेशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे स्थानीय स्तर की समस्याओं को भी संसद में पहुंचने का मौका मिलता है। क्योंकि इस सिस्टम के अंदर हर एक एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, जो कि संसद में जाता है और वहाँ की समस्याओं को संसद के अंदर उठाता है। और इसके अलावा इस सिस्टम के अंदर गठबंधन की सरकार बनने की संभावना बहुत ज़्यादा कम रहती है, क्योंकि इसके अंदर जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसी की सीधी सरकार बन जाती है। तो ऐसे में गठबंधन सरकार बनने का कोई लॉजिक नहीं बैठता। इसके अलावा अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आखिर इस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या कमियां हैं, क्या सीमाएं हैं, तो उसके अंदर भी आप ये बता सकते हो कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस सिस्टम के अंदर सभी वोट्स की उतनी वैल्यू नहीं की जाती है। जो हारने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके जो वोट्स होते हैं उनको व्यर्थ माना जाता है, क्योंकि जो जीतने वाले कैंडिडेट्स होते हैं उन्हीं के वोट को इंपॉर्टेंस दी जाती है। और इसके अलावा इस सिस्टम के अंदर जो छोटे पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उसको भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाता, ये इसकी लिमिटेशन है। क्योंकि इस सिस्टम के अंदर केवल और केवल जो बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उन्हीं को लाभ मिल पाता है। और यही रीज़न है कि ब्रिटेन के अंदर भी 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज़ हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर में बता सकते हो। तो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर 2-3 टाइप के क्वेश्चंस भी करा दिए। तो अगर आपके एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो अब आप उसका आंसर ईजिली दे पाओगे। तो इसके बाद चलिए बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में, यानी कि इसके निष्कर्ष के बारे में। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये बेसिकली ब्रिटेन की संसदीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, जो कि स्थिर सरकार और सरल चुनावी प्रणाली को बढ़ावा देती है। लेकिन ये साथ ही प्रतिनिधित्व में असमानता और छोटे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ भी क्रिएट कर देती हैं। और यही रीज़न है कि इसके लाभ और इसकी लिमिटेशंस दोनों ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। तो यहाँ पर होता है इसका आंसर खत्म। तो इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इसके अंदर बेसिकली हमसे यही पूछा जा रहा है कि आखिर किस तरीके से राजनीतिक परंपराएं, यानी कि जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन है और जो संवैधानिक विकास है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, वो किस तरीके से किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। तो इसे आप एक एग्जाम्पल की तरह समझिए कि जैसे ब्रिटेन के अंदर पहले मोनार्की सिस्टम था, जहां पर राजा रानी के पास में अनलिमिटेड पावर्स होती थी। फिर धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ और इसके अलावा उनके जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे, राजा रानी वाला जो सिस्टम था, वो धीरे धीरे आज भी हमें देखने को मिलता है कि वो बना हुआ है। तो किस तरीके से संवैधानिक विकास और जो राजनीतिक परंपराएं हैं वो आज के टाइम पर किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है, कैसे प्रभावित करती है, इसी के बारे में पूछा गया है। और यहाँ पर हमें 2 देशों का एग्जाम्पल देके इसे समझाना है। एंड अगर आप इसके अथवा वाले क्वेश्चंस को भी पढ़ोगे तो उसके अंदर भी बेसिकली यही बात की गई है कि आखिर किस तरीके से ब्रिटेन के अंदर और रूस के अंदर संवैधानिक विकास हुआ, इसके बारे में हमें बताना है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि किसी भी कंट्री की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो उसके हिस्ट्री, पॉलिटिकल ट्रेडिशन और संवैधानिक विकास से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से प्रभावित होती है, इन्फ्लुएंस होती है। एंड यहाँ पर हमने 2 देशों का एग्जाम्पल लिया है, एक है ब्रिटेन और दूसरा है रूस। तो ये 2 देश ऐसे हैं जहाँ अलग अलग ऐतिहासिक परिस्थितियों ने उनके पॉलिटिकल सिस्टम को आकार दिया, शेप दिया। जैसे ब्रिटेन के अंदर लोकतांत्रिक और संवैधानिक परंपराओं का विकास हुआ, जबकि रूस के अंदर हमें केंद्रीकृत शासन और एक मजबूत राज्य व्यवस्था का विकास देखने को मिलता है।
तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ब्रिटेन के संविधान को आकार देने वाले प्रमुख संवैधानिक विकास के बारे में, यानी कि आखिर वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ब्रिटेन के अंदर संवैधानिक विकास हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन का संविधान, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि ब्रिटेन का संविधान दुनिया के सबसे पुराने संविधानों में से एक माना जाता है। एंड इसके संविधान का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो अचानक नहीं हुआ, बल्कि एक धीरे धीरे होने वाली एक ऐतिहासिक घटनाएं हैं और ऐसे बहुत सारे सुधार हुए जिसके माध्यम से ब्रिटेन का संविधान का विकास हुआ। जिसके अंदर सबसे पहला हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है मैग्ना कार्टा का, जिसने ब्रिटेन के अंदर लोकतंत्र की नींव रखी। इसके बाद 1628 में पिटीशन ऑफ राइट्स आया, जिसने संसद का विकास किया। और इसके बाद 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति आई, यानी कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया, जिसने कि राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया, लिमिटेड कर दिया और संसद को सर्वोच्च बना दिया। और इसके बाद 1689 में बिल ऑफ राइट्स आया, जिसने कि संसद को और भी ज़्यादा अधिकार दे दिए। और इसके बाद 1701 के अंदर हमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखने को मिलता है, जो कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट में आया था ये बिल, जिसने ब्रिटेन के अंदर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूत किया, यानी कि यहाँ पर इसने जुडिशरी को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। और इसके बाद टाइम के साथ साथ ब्रिटेन के अंदर कैबिनेट प्रणाली और प्रधानमंत्री पद का भी विकास हुआ। और इसके बाद 1832 में, 1867 में और 1884 में हमें बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, यानी कि लोकतांत्रिक सुधार देखने को मिलते हैं, जिसने ब्रिटेन के संविधान के विकास में, यानी उसके संवैधानिक विकास में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हमें बताना है कि किस तरीके से ब्रिटेन के अंदर संवैधानिक विकास हुआ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ। तो ये तो मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया सारे के सारे पॉइंट्स। तो चलिए अब एक एक करके इन्हें थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे 1215 के मैग्ना कार्टा के प्रभाव के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मैग्ना कार्टा है, ये बेसिकली एक दस्तावेज था, एक बिल था, जिसके अंदर राजा की पावर्स को शॉर्ट करने की बात की गई थी, उसको लिमिट करने की बात की गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि 1215 के अंदर इंग्लैंड में जो राजा थे, जिनका नाम था जॉन, तो उनको सामंतों के दबाव में आकर मैग्ना कार्टा बिल पर साइन करना पड़ा। और इस बिल के थ्रू राजा की पावर्स को लिमिटेड करने की कोशिश की गई। और इस दस्तावेज में यह भी कहा गया कि राजा जो है कानून से ऊपर नहीं होगा। और इस दस्तावेज के थ्रू, इस बिल के थ्रू लोगों को न्याय पाने का अधिकार दिया गया। और इससे ब्रिटेन के अंदर नागरिकों के अधिकारों और संवैधानिक शासन की स्टार्टिंग हुई। और यही रीजन है कि मैग्ना कार्टा को ब्रिटेन की लोकतंत्र की आधारशिला माना जाता है, बेस माना जाता है। तो इसके बाद होता है हमारा 1628 का पिटीशन ऑफ एक्ट, जिसने संसद का विकास किया। तो मैं आपको बता दूं कि 1600 के आसपास में ब्रिटेन का जो राजा था, जिसका नाम था चार्ल्स प्रथम, तो वो अपनी बहुत ज़्यादा मनमर्जी चला रहा था। वो बिना संसद की अनुमति के, परमिशन के कर वसूल रहा था और लोगों को बिना रीज़न की वजह से जेलों में भी डाल दे रहा था। तो राजा की इसी निरंकुश शक्ति के विरोध में संसद ने पिटीशन ऑफ राइट्स को प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया, यानी कि एक डॉक्यूमेंट बनाया और इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से संसद ने सरकार की निरंकुश शक्तियों का विरोध किया। इससे संसद की जो पावर थी वो बढ़ी और नागरिकों के अधिकारों की भी सुरक्षा हुई। तो इस तरीके से पिटीशन ऑफ राइट ने संसद के विकास में और राजा के शक्तियों को कंट्रोल करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। और यहीं से धीरे धीरे ब्रिटेन के अंदर संवैधानिक विकास की स्टार्टिंग होती जाती है। इसी के बाद हमें 1688 में, यानी कि 1688 के अंदर हमें गौरवपूर्ण क्रांति, यानी कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन देखने को मिलता है ब्रिटेन के अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि 1688 में ब्रिटेन के अंदर गौरवपूर्ण क्रांति होती है। और मैं आपको बता दूं कि इस क्रांति ने ब्रिटेन के अंदर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। और इस रेवोल्यूशन ने, इस क्रांति ने राजा की पावर्स को लिमिटेड कर दिया और संसद को सर्वोच्च बना दिया। और इससे ब्रिटेन के अंदर जो लोकतांत्रिक शासन था वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। और इसके बाद इसके अगले साल ही, यानी कि 1689 के अंदर बिल ऑफ राइट्स आता है। तो मैं आपको बता दूं कि 1689 में ब्रिटेन के पार्लियामेंट के अंदर बिल ऑफ राइट्स एक्ट को पारित किया जाता है, जिसने संसद को, यानी कि पार्लियामेंट को और भी ज़्यादा अधिकार दे दिए और राजा की पावर्स को लिमिटेड कर दिया। और इस बिल में ये भी कहा गया कि अब से राजा बिना पार्लियामेंट की अनुमति के, बिना उनकी अनुमति के, वो ना तो कर लगा सकता है और ना ही अपने पास सैनिक रख सकता है। और इसी बिल के थ्रू लोगों को भी कुछ मौलिक अधिकार दिए गए। और इसके बाद 1701 के अंदर एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, यानी कि एक बिल आता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। और इस एक्ट के अंदर ये इंश्योर किया जाता है कि अब से जो जुडिशरी होगी, यानी कि जो न्यायपालिका होगी, वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेगी। और इसके अलावा जो जजेस होंगे, यानी कि जो न्यायाधीश होंगे, उनको भी सुरक्षा दी जाएगी ताकि वो निष्पक्ष रूप से निर्णय दे सके।
और इससे ब्रिटेन के अंदर न्यायपालिका की स्वतंत्रता मजबूत हुई। इसके बाद ब्रिटेन के अंदर टाइम के साथ साथ कैबिनेट प्रणाली और प्रधानमंत्री पद का भी विकास हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि टाइम के साथ ब्रिटेन के अंदर कैबिनेट प्रणाली का विकास हुआ और जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति थी वो राजा के हाथों से हटकर अब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथों में आ गई थी। जिसके बाद जो प्रधानमंत्री था वो संसद के प्रति उत्तरदायी बना, यानी कि रिस्पॉन्सिबल बना, और इससे ब्रिटेन के अंदर संसदीय लोकतंत्र काफी ज्यादा मजबूत हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि टाइम के साथ ब्रिटेन के अंदर बहुत सारे लोकतांत्रिक सुधार हुए, यानी कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हुए। जैसे 1832 में, 1867 में और 1884 के अंदर ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स एक्ट को पारित किया गया, यानी कि सुधार अधिनियमों को पारित किया गया, जिसके थ्रू लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया। तो पहले तो ब्रिटेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ अमीरों को और जो जमींदार थे उन्हीं को वोट देने का अधिकार था, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटेन के अंदर मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग और सभी वयस्क नागरिकों को, यहाँ तक कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला। इससे ब्रिटेन के अंदर सभी वर्गों की जो राजनीतिक भागीदारी थी वो बढ़ने लगी, और यही ब्रिटेन के अंदर लोकतांत्रिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी। तो अभी तक हमने बात की कि ब्रिटेन के अंदर किस तरीके से संवैधानिक विकास हुआ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर रूस के अंदर किस तरीके से संवैधानिक विकास हुआ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि रूस के ऊपर भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीकृत शासन की परंपरा के बारे में, यानी कि कैसे पहले लंबे समय तक रूस के अंदर केंद्रीकृत शासन था, यानी कि सारी पावर रूलर के हाथों में ही थी। जिसके बाद हमें 1917 के अंदर रूसी क्रांति दिखाई देती है, जिसके बाद सोवियत संघ का गठन होता है, और सोवियत संघ के गठन के बाद हमें सोवियत संविधान के प्रभाव को देखने को मिलता है। और उसके बाद 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, यानी कि सोवियत यूनियन कोलैप्स कर जाता है, फॉल हो जाता है, तो उसके बाद हमें किस तरीके से रूस के संविधान के अंदर जो बदलाव देखने को मिलते हैं, जो नई व्यवस्था देखने को मिलती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद जो रूस बनता है, तो उसके अंदर हमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसी तरीके से जैसे जैसे रूस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके इन सभी को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीकृत शासन की परंपरा के बारे में, यानी कि ट्रेडिशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड रूल। तो मैं आपको बता दूं कि रूस के अंदर लंबे समय तक जार का शासन रहा। जार बेसिकली रूस में राजाओं को कहा जाता था, और ये जो जार राजा होते थे, इनके पास सारी की सारी सत्ता होती थी, सारी की सारी पावर होती थी, और इसके अलावा जनता को शासन में भाग लेने का भी अधिकार बिल्कुल नहीं था। और जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते थे वो सारे के सारे जार ही लेता था, यानी कि राजा ही लेता था। और इससे रूस के अंदर एक मजबूत केंद्रीकृत शासन की परंपरा की विकास हुआ, यानी कि रूस के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड रूल स्टैब्लिश्ड हुआ। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि है 1917 की रूसी क्रांति और सोवियत संघ का गठन। तो मैं आपको बता दूं कि 1917 के अंदर रूस के अंदर रूसी क्रांति हुई, यानी कि रशियन रेवोल्यूशन हुआ, जिसके बाद जो जार का शासन था उसको खत्म कर दिया गया और रूस के अंदर सोवियत संघ का गठन हुआ। और जब सोवियत संघ बना तो कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली, और इसके बाद राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, सब पर जो है इसी कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल बन गया। और इससे रूस के अंदर केंद्रीकृत और एक दलीय शासन प्रणाली बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई, यानी कि रूस के अंदर क्योंकि एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, तो उसका ही इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ गया। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं सोवियत संविधान के प्रभाव के बारे में, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं सोवियत काल, यानी कि सोवियत पीरियड, यानी कि जब वो बना और जब वो कोलैप्स हुआ, तो उसके बीच में सोवियत संघ में बहुत सारे संविधान बनाए गए, लेकिन जो वास्तविक शक्ति थी, जो मेन पावर थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही रही। और संविधान के अंदर लोगों को अधिकार तो दिए गए, लेकिन जो वास्तव में स्वतंत्रता थी लोगों की, वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी। और सोवियत संघ के अंदर पार्टी का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, और इससे सोवियत संघ के अंदर लोकतंत्र काफ़ी कमज़ोर होता गया और सत्ता का केंद्रीकरण मजबूत होता गया। जिसके बाद 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, यानी कि सोवियत यूनियन कोलैप्स कर जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ कोलैप्स कर जाता है, सोवियत संघ टूट जाता है 15 अलग अलग देशों में। जिसके बाद रूस समेत 14 अन्य देश बनते हैं और रूस एक स्वतंत्र देश बनता है। इसके बाद जो रूस था, जो कि सोवियत संघ का सबसे बड़ा देश था,
तो सोवियत संघ के बाद उसको ही सारी की सारी मेन पावर्स दे दी गई। तो इसके बाद रूस में नई राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था अपनाई गई, जिसके बाद रूस ने अपने देश के अंदर साम्यवादी शासन को कमजोर किया और लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास किया। और ये रूस के इतिहास का एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि पहले लंबे समय तक सेंट्रलाइज्ड रूल था जहां पर पार्टी का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और इसके बाद 1993 में रूसी संविधान बनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि 1993 में रूस के अंदर एक नया संविधान लागू किया गया और इस संविधान ने, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने रूस को संघीय गणराज्य बना दिया, यानी कि फेडरल रिपब्लिक बना दिया। और इस संविधान संशोधन के अंदर राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई और संसद की भूमिका को भी तय कर दिया गया। और इससे रूस के अंदर एक नई संवैधानिक व्यवस्था स्थापित हुई, लेकिन जो राष्ट्रपति का जो इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, वो बहुत ज़्यादा मजबूत बना रहा। और इसके बाद हमें रूस के अंदर संघीय व्यवस्था का विकास देखने को मिलता है। हालांकि रूस जो था वो एक संघीय राज्य था जिसके अंदर बहुत सारे गणराज्य और क्षेत्र शामिल थे, लेकिन रूस के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, उसका सभी राज्यों पर ज़्यादा कंट्रोल था। जो रूस का संविधान था वो राज्यों को भी कुछ अधिकार देता था, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव ज़्यादा था। और यही रीज़न है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि रूस के अंदर हमें संघीय और केंद्रीकृत दोनों शासन व्यवस्थाओं की विशेषताएं देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति की शक्तियां। तो मैं आपको बता दूं कि रूस के अंदर राष्ट्रपति को सबसे ज़्यादा पावरफुल पोजीशन माना गया और राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और राष्ट्रीय नीतियों का भी वही समीक्षा करता है, उसी पर उसका कंट्रोल रहता है। और इसके अलावा जो सेना है, जो मिलिट्री है, इसके अलावा जो फॉरेन पॉलिसी है, वो भी राष्ट्रपति के अधीन होती है। और इससे रूस के अंदर एक राष्ट्रपति का इन्फ्लुएंस और केंद्रीकृत शासन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र और केंद्रीकरण का मिश्रण। तो मैं आपको बता दूं कि रूस के अंदर चुनाव, संसद, पॉलिटिकल पार्टीज जैसी संवैधानिक जो इंस्टीट्यूशंस है, जो लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन है, वो मौजूद तो है, लेकिन जो वास्तव में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो प्रेसिडेंट है, उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और कई बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपोजिशन और मीडिया की स्वतंत्रता को लिमिटेड कर देती है। और यही रीज़न है जिसकी वजह से रूस के अंदर हमें लोकतंत्र और केंद्रीकरण दोनों ही प्रणालियों का मिश्रण देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है रूस के अंदर न्यायपालिका और संविधान की भूमिका। तो मैं आपको बता दूं कि रूस का संविधान न्यायपालिका और मीडिया की स्वतंत्रता की बात तो करता है, लेकिन रियलिटी में सरकार का जो इन्फ्लुएंस है वो न्यायपालिका के ऊपर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और कई बार हमें मीडिया और अदालतों पर सरकारी दबाव ज़्यादा देखने को मिलता है। और यही रीज़न है जिसकी वजह से रूस के अंदर हमें उसकी न्यायिक स्वतंत्रता पर प्रश्न उठते हुए दिखाई देते हैं। और इससे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है वो और भी ज़्यादा मजबूत होती गई। तो इसके बाद चलिए बात करते हैं इसके अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है राजनीतिक दलों का नियंत्रण। तो मैं आपको बता दूं कि रशिया के अंदर इलेक्शन और पॉलिटिकल पार्टीज तो मौजूद है, लेकिन रियलिटी में जो सत्ताधारी दल है और जो सरकार है उसका हमें प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। रूस के अंदर अपोजिशन की भूमिका जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। और यही रीज़न है जिसकी वजह से हमें रूस के अंदर कमज़ोर लोकतंत्र और मजबूत केंद्रीकृत शासन देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम आज के टाइम पर रूस की राजनीतिक व्यवस्था को देखें तो हम ये देखेंगे कि आज रूस में मजबूत राष्ट्रपति प्रणाली और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है। जो रूस का संविधान है वो लोकतंत्र और संघवाद की बात तो करता है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और उसी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिलता है। रूस जो है वो अपनी राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता को ज़्यादा महत्व देता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और यही विशेषताएं आधुनिक रूसी राज्य की पहचान है। तो ये हमने बात की रूस के अंदर संवैधानिक विकास के बारे में कि किस तरीके से रूस के अंदर संवैधानिक विकास हुआ। एंड आई होप आपको ब्रिटेन और रूस दोनों के संवैधानिक विकास अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ यहाँ पर ये प्रश्न भी एंड होता है और हमारी यूनिट नंबर 1 भी कंप्लीट होती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आपका एग्ज़ाम खत्म होते हैं उसके बाद आप इस वीडियो पर दोबारा आया कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और हमारे बताए गए क्वेश्चंस में थे कितने क्वेश्चन आपको आपका एग्ज़ाम में एग्जैक्टली देखने को मिले। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम खत्म हो उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे आप गेट से बाहर निकलते हो या फिर ट्रैवल करते हो मेट्रो में, रिक्शे में, बस में, ऑटो में, आप क्या कीजिए इस वीडियो को दोबारा ओपन कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और कितने क्वेश्चन आए एग्जैक्टली जो हमने आपको बताया, क्योंकि आपका ये छोटा सा फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है।
और आपके यही छोटे छोटे फीडबैक हमें आगे की वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और इसके साथ ही अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आप एग्जाम से कितने दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया कीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ अपना एग्ज़ाम बताते हैं इस डेट को है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी एग्ज़ाम की डेट शीट कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए विद डेट विद कंप्लीट एग्ज़ाम नेम, जिससे कि हम आपके लिए आगे की वीडियो अच्छे से बना सकें। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हो, ये है यूनिट 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और मैं आपको बता दूं कि यूनिट 2 की जो वीडियो है वो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तब तक मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको सारे के सारे यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और आप अभी से अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए। बाकी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं यूनिट 2 की वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर होते हैं हमारे नोट्स खत्म। तो आज की वीडियो से इतने, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।